नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच पर बोले शरद पवार। कहा, महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा, पर किसी भी जांच का विरोध नहीं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई। एकीकृत सीबीआई जांच की मांग पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। वहीं जैसलमेर से जयपुर लौटे कांग्रेस विधायक विधानसभा सत्र तक होटल में ही रहेंगे। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी की साजिश हुई नाकाम, राजस्थान में जीता लोकतंत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन। शुभारंभ से पहले ही बहा था अप्रोच रोड, तेजस्वी ने साधा निशाना। और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने कहा, आजादी के बाद जीडीपी में दर्ज होगी सबसे बड़ी गिरावट। तो सुशांत खुदकुशी केस में गुरुवार का दिन बेहद अहम है और इस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एकीकृत सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि पूरे देश ने देखा कि मुंबई पुलिस ने किस तरह से इस केस को हैंडल किया है। वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार विधायक ने शिवसेना नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वाईवी चौहान हॉल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से संजय राउत ने सुशांत सिंह सुसाइड केस में हो रही सियासत पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह खुदकुशी केस में राजनीति अलग दिशा में जा रही है और इसे लेकर पवार साहब से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि वे 50 सालों से मुंबई पुलिस को जानते हैं और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस मामले में सीबीआई और दूसरी एजेंसी से जांच पर कोई ऐतराज नहीं है। शरद पवार ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है, लेकिन उस पर इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है। पवार ने कहा कि मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पवार ने कहा कि किसान खुदकुशी कर लेता है तब इतनी चर्चा क्यों नहीं की जाती। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर शरद पवार ने कहा कि वो अपरिपक्व है और मैं उनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। माझा महाराष्ट्र पोलिसांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआय वगैरे आणखी कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार नाही। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अब भी सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इन करोड़ों लोगों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। इन करोड़ों लोगों की मांग को महाराष्ट्र की सरकार यदि कौड़ी की कीमत देती है तो वह हमें कतई मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार को अपना झूठा अभिमान दूर करके यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपना होगा। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय राउत को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि संजय राउत अपने बयान को लेकर 48 घंटे के भीतर माफी मांग ले, नहीं तो फिर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि सुशांत के पिता की 2 शादियां हुई हैं और इसीलिए सुशांत को अपने पिता से तकलीफ थी। परिजनों ने संजय राउत के इस बयान को झूठा और बेबुनियाद बताया है। और वहीं संजय राउत ने नोटिस के बारे में कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने भी बयान लिया है का? इतना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ मुंबई में इतना काम पड़ा है। हमारे पापा को 50-100 नोटिस दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में उनके वकील विकास सिंह ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाया है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हैं, जबकि सुसाइड में कपड़े के निशान की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका पर भी सवाल उठाया है।
परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया, और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज्ड हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है। तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। बढ़ते हैं आगे। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी, और इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि नारायण मूर्ति ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद में आजादी के बाद के सबसे बड़ी नेगेटिव ग्रोथ दिख सकती है। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। मूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आजादी के बाद जीडीपी में सबसे बुरी नेगेटिव ग्रोथ रेट देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने कहा कि वैश्विक जीडीपी नीचे गई है, वैश्विक व्यापार डूब रहा है, वैश्विक यात्रा करीब करीब नदारद हो चुकी है। ऐसे में वैश्विक जीडीपी में 5 से 10% तक गिरने की आशंका है। मूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगने के पहले दिन से ही उनका यही विचार रहा है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार होना होगा। दरअसल विश्व के तमाम एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कोरोना महामारी के कारण भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आएगी। और हाल ही में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इस साल विकास दर में गिरावट की पूरी संभावना है। देश रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि जीडीपी 9.5% तक गिर सकती है। इकरा ने तर्क दिया था कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई आर्थिक सुधार की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और ज्यादातर विश्लेषकों का भी अनुमान है कि देश के जीडीपी में 5 से 6.5% तक की गिरावट आ सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर कांग्रेस महासचिव ने यूपी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। यूपी बिजली दरों को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रबोध तिवारी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। इस सरकार हो उत्तर प्रदेश की चाहे केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है वो किसान, मजदूर, छोटे उपभोक्ता और छोटे उद्यमियों को लूटने का, उन पे कोई न कोई बहाना ढूंढकर उन पर टैक्स लगाने का, उनकी जेब से उनकी गाढ़ी कमाई निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से पहली बैठक की है। मनोज सिन्हा का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। श्रीनगर के SKOICC में सीधा संवाद हुआ और जिसमें करीब 200 प्रतिनिधि मौजूद थे और इस दौरान आपको बता दें प्रतिनिधियों की तरफ से अपने मुद्दों पर जानकारी दी गई। करीब 3 घंटों तक उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद रहे। प्रतिनिधियों को सुनने के बाद सिन्हा ने कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं, कोई भी कभी भी उनसे मिलने के लिए आ सकता है। वो हमेशा लोगों के हित के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चल रहा है, इसकी गति को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां से 1 रुपया लेकर नहीं जाऊंगा और प्रदेश के लिए आया 1-1 रुपया यहां पर लगेगा।
अब यहां पर भ्रष्टाचार को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद को सहन किया है और यहां पर कई प्रकार के विकास की जरूरत है जिसे केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान उनका कहना था कि प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, इसके लिए केंद्र में बात की जाएगी। एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेदारी मिली है, सरकार के एक पैसे का दुरुपयोग मनोज सिन्हा उनके परिवार पर नहीं होगा और इसका एक एक पैसे का हिसाब जम्मू कश्मीर की जनता को मैं देना चाहता हूं। एक एक पैसे का उपयोग आपकी भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए हो, मैं खुद भी कोशिश करूंगा। और जो अमला ये सरकारी तंत्र है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, ये सब साथी मिलकर के हम ये कोशिश करेंगे कि जो अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के मुखर और तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से पहले वे टीवी शो के डिबेट में शामिल हुए थे। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया है, इसको आप क्या वाकई रिवॉल्यूशनरी कदम की तरह देखते हैं? कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कदम है क्रेडिट को चैनलाइज करने के लिए। छोटे किसानों को इससे लाभान्वित करने के लिए हमें सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सोशल इंटरवेंशन की जरूरत है। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं बिहार की, जहां एक बार फिर नीतीश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। पुल के उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड बाढ़ में बह गया। आनन फानन में उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को इसका उद्घाटन करना था। बंगरा घाट महासेतु के निर्माण में 509 करोड़ रुपए की लागत आई है और जिसका अप्रोच रोड पानी में बह गया। हालांकि पथ निर्माण विभाग इसकी मरम्मत में जुटा है। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। वहीं नीतीश सरकार को पिछले 15 दिनों में दूसरी बार किरकिरी का सामना करना पड़ा है और इससे पहले गोपालगंज के 70 घाट पुल का अप्रोच रोड भी पानी में बह गया था। तब भी नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर निशाना साधा था। तब और आज में अंतर सिर्फ इतना है कि 70 घाट पुल का अप्रोच रोड उद्घाटन के बाद बहा था और आज बंगरा घाट महासेतु का अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले ही बह गया। आपके टीवी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बंगरा घाट पुल की है जहां उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड बह गया और दूसरी तस्वीर उस 70 घाट पुल की है जहां उद्घाटन के बाद पुल बह गया था। और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार। साथ ही उन्होंने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की। उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के दिन और उद्घाटन के 29 दिन बाद जो है पुल जो है वो टूट जाता है। तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है।
और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि अब उम्मीद है कि पीएम मोदी की सलाह के बाद बिहार सरकार कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व से ही ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना संकट को लेकर मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। उन्होंने खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात कही थी, जिसके बाद एलजेपी ने नीतीश सरकार को नसीहत दी है। एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जेडीयू नेता भी चिराग के खिलाफ तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास कहा है। हर आदमी को सोचने का तरीका होता है, कालिदास नहीं होते हैं। जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। तो कालिदास की भी तो इसलिए उस सब पर हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। उनको जो अच्छा लगता है, उचित लगता है, वो बोलते हैं। ये तो सवाल उनसे पूछिएगा, इसका बेहतर उत्तर वो दे पाएंगे। हम उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं उत्तर देने के लिए। और आइए इस पर और क्या रिएक्शन सामने आया है वो भी आपको सुना देते हैं। ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए। आप लोगों को भी ज्ञात होगा, पूरे देश को ज्ञात है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ाइए और इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाइए। उसी बात को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है। अब तो यही लगता है कि ललन सिंह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके आशीर्वाद से उनके मुख्यमंत्री जी अभी पद पे आसीन हैं, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखा रहे हैं और उनको ही वो कालिदास बोल रहे हैं, न कि चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं। अब बात राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक की, जहां लगभग दी एंड हो चुका है क्योंकि बागी विधायकों ने सरेंडर कर दिया है, यानी कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद को दूर कर लिया गया है। जिसके बाद जैसलमेर के होटल में ठहरे विधायकों को पार्टी ने जयपुर बुला लिया है। इन विधायकों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से ये विधायक फेयरमाउंट होटल में ही ठहरेंगे। इस तरह का कोई रोष नहीं जताया गया है। सिर्फ एक ही बात पर है कि जिनको भी, जो लोग दिल्ली में जिनको बात कहनी थी उन्होंने कह दी। अब उसके बाद में उन बातों को यहाँ रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। एक परिवार का हिस्सा की तरह सभी को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊँगा, जाकर उनसे बात करूँगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊँगा, क्या दिक्कत है, बात करूँगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है, ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। और वहीं राजस्थान में गुरुवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 14 अगस्त से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा सत्र को देखते हुए बीजेपी की बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी नेता विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और दिल्ली से आए दूसरे नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली से आए नेता राजस्थान बीजेपी के नेताओं को एकजुट रहने का संदेश देंगे। रुक करते हैं पंजाब का, जहां जहरीली शराब से मौतों पर सियासत तेज हो गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने ही घेर रहे हैं और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सीएम हैं, ना कि पटियाला के महाराजा हैं। दरअसल बाजवा ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सीएम होंगे। वहीं पंजाब में जहरीली शराब से आपको बता दें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी निशाना साध रहे हैं।
और मुझे इस बात का अफसोस ज़बरदस्ती है कि 1980 से लेकर आज तक 40 साल लगातार मेरे पास पंजाब पुलिस का पुलिस कवर रहा है और मैं मानता हूँ सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट से मिलती है। किसको कितना थ्रेट पर्सपेक्टिव है इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कांग्रेस के मेंबर हो, कि भाजपा के हो, कि अकाली दल के हो या समाजवादी के हो। जिसको भी थ्रेट है, स्टेट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। वो आपके साथ उसका तालमेल है कि नहीं है, आपसे उसकी जो लाइन वेव लेंथ है मिलती कि नहीं है। बढ़ते आगे, कर्नाटक के बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से भड़की हिंसा से बिगड़े हालात फिलहाल काबू में हैं। हिंसा वाले इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और इस हिंसा में 3 लोगों की अब तक मौत हो गई थी। उपद्रवियों ने थाने के साथ साथ कई गाड़ियों में भी आग लगा दी थी। हिंसा में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कर्नाटक सरकार दंगाइयों से इस नुकसान की भरपाई करने की योजना बना रही है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री BS बोम्मई ने कहा कि इसकी वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। और वहीं कर्नाटक में विपक्षी दल कांग्रेस और JDS ने शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने के लिए बुधवार को राज्य सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि ऐसी खबरें हैं जिससे इसके एक सोची समझी साजिश होने का संदेह जताया जा रहा है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने ट्वीट करके कहा कि कवल ब्रासंद्र में हुई हिंसा और लोगों को उकसाने वाले सोशल मीडिया की निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इलाके में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों से संयम बरतने, शांति कायम रखने और सद्भाव के साथ रहने की अपील की। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और हम कानून के तहत की जा रही हर कार्रवाई में सरकार को पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार से सवाल किए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि बेंगलुरु हिंसा, दंगा और आगजनी निंदनीय और अस्वीकार्य है। ये कानून व्यवस्था की मशीनरी और कानून के शासन की पूरी तरह विफलता है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या येदियुरप्पा सरकार सो रही थी या हिंसा होने की प्रतीक्षा कर रही थी? पुलिस ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? बढ़ते आगे, अमेरिका की बॉब्सन कॉलेज से पढ़ाई कर रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में SIT एक्शन में आ गई है। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत के लिए जिम्मेदार बुलेट सवार युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद पुलिस ने इलाके में सभी बुलेट मालिकों को थाने में तलब किया है और साथ ही उनके बुलेट को भी थाने में जमा करा लिया गया है। इस दौरान पुलिस ये जांच करेगी कि CCTV में दिख रही बुलेट किसकी है और कौन सी है। साथ ही हर बुलेट के नंबरों की भी जांच की जाएगी। वहीं सुदीक्षा के भाई से बुलेट की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से आरोपित जल्द पकड़ में आ सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के बाद ASP अनित कुमार का तबादला कर दिया है। एक IPS अधिकारी समेत 5 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें 4 PPS अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ट्रांसफर सूची में IPS अधिकारी अभिषेक वर्मा और PPS अधिकारी अनित कुमार, नरेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश्वर पांडे और मनीष मिश्रा का नाम शामिल है। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुरानी दोस्ती को तोड़ लिया है। साथ ही तेल की सप्लाई और लोन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 अरब अमेरिकी डॉलर की रीपेमेंट करने को भी कहा है।
बताया जा रहा है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से नाराज होकर सऊदी अरब ने ये रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब से कहा था कि यदि आप इस्लामिक सहयोग संगठन को नहीं बुला सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से उन इस्लामिक देशों की बैठक बुलाने के लिए मजबूर होऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर सऊदी अरब का भारत के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाने के बाद से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। और वहीं भारत और नेपाल के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद है। कालापानी सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। भारत और नेपाल अगले हफ्ते बैठक कर सकते हैं। हालांकि बैठक में विकास और आर्थिक परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक बैठक काठमांडू में होगी, जहां नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास टीम की अगुवाई करेंगे। वहीं भारत की तरफ से राजदूत विजय मोहन क्वात्रा टीम को लीड करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक 18 अगस्त को हो सकती है। भारत तराई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कर रहा है। भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काम में नेपाल की मदद कर रहा है। साथ ही भारत रेलवे लाइनों का निर्माण, एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक तेल पाइपलाइन और सीमा चौकियों का निर्माण कर रहा है। सरकार ने नेपाल में परियोजनाओं के लिए इस साल के बजट में 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2016 में स्थापित परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निरीक्षण तंत्र की बैठक पिछले साल जुलाई 2019 में आखिरी बार हुई थी। कालापानी विवाद पर कोविड-19 की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। बढ़ते आगे, भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।